नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में भारत और EU के बीच में जो हाल ही में डील साइन हुई है, उसे मदर ऑफ डील कहा जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। आइए देखते हैं। हाल ही में हुए भारत EU मुक्त व्यापार समझौते ने स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, जलवायु लक्ष्यों को व्यापार के केंद्र में ला दिया है। CBAM में लचीलापन और तकनीकी वित्त सहयोग जैसे इस मदर ऑफ ऑल डील्स, इसे क्या कहा जा रहा है? मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, को विकास और डीकार्बनाइजेशन के बीच संतुलन वाला समझौता माना जा रहा है। EU भारत मुक्त व्यापार समझौता FTA स्वच्छ ऊर्जा सहयोग, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में संतुलन लचीलेपन को एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के केंद्र में रखता है। इस समझौते का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि नियमों, वित्तीय सहायता और मानकों को जमीन पर कैसे लागू किया जा सकता है। लगभग 2 दशक तक रुक कर चली बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को अपने लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया। लगभग 2 दशक से इसकी बात चल रही थी, लेकिन इस साल इसको अंतिम रूप दे दिया गया। यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा की गई सबसे लंबी जटिल व्यापार वार्ताओं में से एक था। इस समझौते के तहत वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक स्तर पर शुल्क में कटौती की जाएगी। एक तरफ भारत अमेरिका से 50% का टैरिफ झेल रहा है और दूसरी तरफ भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहाँ तक कि अमेरिका को इस डील से बहुत चिढ़ हुई है और सुरक्षा सहयोग के एक समांतर ढांचा भी तैयार किया गया है। यह दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच रिश्तों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। EU लगभग भारत का व्यापार 27 देशों के साथ हो जाएगा। जितने भी यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं उन सभी के साथ ये समझौता माना जाता है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इसे ऐसे समय में रणनीतिक कदम माना जा रहा है जब वैश्विक व्यवस्था बढ़ते संरक्षणवाद, भू राजनीतिक तनाव और कार्बन आधारित व्यापार उपायों के कारण अधिक अस्थिर हो रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जा रहे इस मुक्त व्यापार समझौते को व्यापार और जलवायु लक्ष्यों के बीच एक सेतु के रूप में भी देखा जा रहा है। आगे देखते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन दुनिया के तीसरे और चौथे सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक हैं। ऐसे में दोनों पर यह जिम्मेदारी है कि वह आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखते हुए वैश्विक स्तर पर डीकार्बनाइजेशन को आगे बढ़ाएं। डीकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन को कम किया जाए। जलवायु कार्यवाही, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण इस साझेदारी का एक अहम हिस्सा है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? 2070 तक, जबकि EU ने 2050 तक इसका लक्ष्य रखा है। जलवायु तटस्थ बनने का संकल्प लिया है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ तकनीकों, ऊर्जा ढांचे, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं। FTA पहले ही भारत और EU के बीच जलवायु ऊर्जा सहयोग मौजूद था। 2016 में शुरू हुई EU भारत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी CECP नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता, ऑफशोर पवन ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग का मुख्य मंच रही। यह साझेदारी पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है। इस समझौते का एक अहम परिणाम ग्रीन हाइड्रोजन पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, तकनीकी साझा करना, औद्योगिक उत्सर्जन को कम करना है। ग्रीन हाइड्रोजन भारत EU सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा है। भारत खुद को यूरोपीय के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उससे बने उत्पादों का संभावित आपूर्तिकर्ता माना जा रहा है। इसके लिए 2030 तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता विकसित करने हेतु लगभग $10 अरब का विदेशी निवेश जुटाने की योजना है।
आगे देखते हैं। इस दिशा में भारत ने अपने पूर्वी तट पर ग्रीन हाइड्रोजन आधारित अमोनिया परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय बाजारों को निर्यात करना है। यह परियोजना सालाना 15 लाख टन ग्रीन अमोनिया उत्पादन की क्षमता रखेगी। इसमें 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर, 7.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 2 गीगावाट पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर का उपयोग होगा, ताकि लगातार उत्पादन संभव हो सके। यह दिखाता है कि भारत लागत के साथ साथ भरोसेमंद आपूर्ति पर भी ध्यान दे रहा है। ईयू ने भारत के स्टील एल्युमिनियम उद्योग को डीकार्बोनाइज करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया है, जिसमें 500 मिलियन यूरो का ग्रीन ट्रांजेक्शन असिस्टेंस पैकेज शामिल है। हालांकि इस सहायता के नियम, पात्रता, समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है और फंडिंग संभवतः प्रदर्शन पर आधारित होगी। इस समझौता का एक अहम मुद्दा ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रहा, जिसका उद्देश्य अधिक प्रदूषण फैलाने वाले आयात पर शुल्क लगाकर कार्बन लीकेज को रोकना। सीबीएम फिलहाल संक्रमण चरण में है और इसी वर्ष पूरी तरह लागू होने की संभावना है। हालांकि सीबीएम के दायरे में आने वाला भारत का निर्यात जीडीपी का केवल 0.2% है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ खास क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें लगभग 90% हिस्सा केवल लौह और इस्पात का है। आशंका है कि सीबीएम के ने से भारत के स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट जैसे उद्योगों पर सालाना 2 से 4 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। एफटीए के तहत भारत में ने सीबीएम से जुड़ी कुछ अहम गारंटियां हासिल की हैं। समझौते में यह प्रावधान है कि ईयू अगर किसी अन्य देश को सीबीएम में छूट देता है, तो वही छूट भारत पर भी लागू होगी। इसके अलावा घरेलू कार्बन प्रोसेसिंग, प्राइसिंग सिस्टम और सत्यापन एजेंसियों की मान्यता, तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता पर भी सहमति बनी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने सीबीएम के मुद्दे पर निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए संवाद, भरोसे के जरिए रचनात्मक समाधान निकाले हैं। हालांकि यह दिशा सकारात्मक है, लेकिन अभी तक सीबीएम के तहत किसी औपचारिक छूट पर सरल प्रक्रिया की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। आगे की राह क्या है? भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता निस्संदेह एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया की सिर्फ शुरुआत है। ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण, सीबीएम से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में इस समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाता है, फंडिंग और सत्यापन की प्रक्रिया कितनी स्पष्ट होती है और तकनीक, मानकों व निवेश के क्षेत्र में सहयोग कितना लगातार बना रहता है। दोनों पक्षों को स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े व्यवहारिक समाधान तेजी से विकसित करने के लिए संयुक्त शोध, नवाचार पर अधिक ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में भारत ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल अहम भूमिका निभा सकता है। यदि इसके दायरे में स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को शामिल किया जाए, खासतौर पर सोलर पीवी मॉड्यूल, पवन ऊर्जा उपकरण, उन्नत बैटरी तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस अवश्य होगा। तकनीक हस्तांतरण, जलवायु वित्त दोनों देशों की क्षमताओं में मौजूद असमानताओं को दूर करने, न्याय संगत नेट जीरो संक्रमण को तेज करने के लिए बेहद जरूरी होंगे। ईयू ने भारत के लिए हरित संक्रमण के लिए बड़े वित्तीय समर्थन के संकेत दिए हैं, जिसमें यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा जलवायु संवेदनशील अवसंरचना के लिए 2 अरब यूरो प्रतिबद्धता शामिल है। इसके अलावा ईयू की 300 अरब यूरो की ग्लोबल गेटवे रणनीति और सह वित्त पोषण ढांचे डीकार्बोनाइजेशन परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश जुटाने में मदद कर सकते हैं। यदि ईयू मुक्त व्यापार समझौते और उससे जुड़े सभी पूरक कदमों को प्रभावी, पारदर्शी, समयबद्ध ढंग से लागू किया जाता है, तो यह समझौता वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण नीतिगत मॉडल के रूप में उभर सकता है। यह दिखा सकता है कि किस प्रकार व्यापार समझौते केवल शुल्क कटौती तक सीमित न रहकर स्वच्छ तकनीक, नवाचार, जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का साधन बन सकते हैं। कार्बन सचेत वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार, तकनीकी, जलवायु नीति को अलग-अलग क्षेत्रों के बजाय एक समग्र ढांचे के रूप में देखा जाना आवश्यक है। इस समझौते के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन और डीकार्बोनाइजेशन से जुड़े क्षेत्रों में निवेश, तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही सीबीएम जैसे उपायों के संदर्भ में लचीलापन, सहयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अनुचित बोझ न पड़े। यदि भारत, ईयू पारस्परिक विश्वास, संस्थागत सहयोग, संयुक्त नवाचार को प्राथमिकता देते हैं, यह मॉडल
केवल द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक जलवायु शासन और सतत विकास के लिए भी नई दिशा प्रदान करेगा। भारत ने जो ये ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, भारत के लिए भी और यूरोपीय यूनियन के लिए भी आने वाले समय में बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।